जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साल का हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं, फुल सॉल्यूशन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। पूरा हाहाकार मचा है पूरे यूट्यूब पर कि भैया सब्जेक्टिव करवा दो, सब्जेक्टिव करवा दो। तो मैं आपको 2 3 4 5 नहीं बल्कि पूरा मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं और गारंटी है यहाँ से भर भर के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले ऐसा ही वीडियो मैंने हिस्ट्री का बना कर दे दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा। मॉडल पेपर नाम से अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन है, इसमें ज़्यादा मत जाइएगा, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो ये एक कथन है और इसमें कहा गया है कि ये कथन जो है वो किसने कहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कथन किसका है ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, जीन ब्रून्स, है ना, जीन ब्रून्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है ये बतानी है आपको। तो ये जो उत्तरदायी होता है ये प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में कहा गया है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कौन से देश का है आपको बताना है। तो वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात का। किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो ये डॉक्टर महबूबुल हक की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। यहाँ पर रोपण कृषि आपको पहचानना है कि कौन नहीं है। तो गेहूं यहाँ पर जो है रोपण कृषि में नहीं आता है। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। यानी कि कहाँ पर जो है साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो वो हो जाएगा आपका, बताओ, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ है, उसके बाद दमन दीव है, अंडमान निकोबार है। तो इसमें ऐसा आपको बताना है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं इसका जो है आंसर, जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे मिसिंग है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो केरल का होता है। ठीक है, किसका होता है? केरल का होता है। तो यहाँ पर लगभग सबका सेम ही रहता है, आसपास रहता है। तो आप लोग केरल याद रखना। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए भारत का जो जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास है उस समय की जनसंख्या के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में कहा गया है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। कौन नदी के तट पर जो है नहीं बसा हुआ है ये बताइए। तो नदी के तट पर ऐसा कौन नहीं बसा हुआ है भाई? भोपाल नहीं बसा हुआ, जैसे कलकत्ता है, आगरा है, पटना, ये सब बसा हुआ है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसलें जो है वो नहीं बोई जाती है। तो गन्ना को जो है पानी बहुत चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में कहा गया है कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो भाई किस में है आपको बताना है। तो गोदावरी में। किस में है? गोदावरी में। नेक्स्ट आपका हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड डैम जो बनाया गया है वो महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा नगर जो है तो वहाँ पर बता देना है आपको, पुणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका मसाई जनजाति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वो रहती है वो कहाँ रहती है? मैदानों में रहती है। इसका ध्यान रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया था, यानी कि उसको बताया था। तो
नहीं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है आपका संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न है, कौन सा निम्न मतलब कैसा वहाँ का लिंग अनुपात है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये है आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। उच्च मानव विकास वाला देश आपको बताना है, तो मानव विकास वाला देश में आ जाएगा नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 में, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो अमेज़न क्षेत्र में, अमेज़न क्षेत्र में कृषि नहीं होता, यहाँ पे जंगल होते हैं। ठीक है, आइए, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 382। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, ये बताना है। तो ये जो कारक हो जाएगा ये हो जाएगा महामारी, रोजगार के अवसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था बताइए। तो कौन सा स्थान था, 131वां स्थान था। नेक्स्ट आते हैं, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो ये जो प्रतिरूप होते हैं इसके बारे में आपको बतानी है। ठीक है, तो ये पंखा प्रतिरूप यानी कि फैन पैटर्न। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो आर्द्र कृषि में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है वो आवश्यक है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। कौन सा नदी जो है पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो गंगा, कौन हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैक ई बुक 2026 हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जो परीक्षा में सफलता की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ पर आप लोगों को जो ई बुक आप लोगे तो ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम आपको शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं कि ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए, आर्ट्स के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, ये जो होता है यहाँ पर जो है ये PYQ याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 8 से 10 सालों का जो है पूरा निचोड़ रहता है। और साथ ही साथ ये जो मॉडल पेपर जितने भी होते हैं, जितने भी 3-4-5 सालों के जो मॉडल पेपर होते हैं उनका निचोड़ होता है। सभी का निचोड़ को मैंने एक जगह करके एक ई बुक तैयार कर दिया है ताकि आप एग्ज़ाम के पहले उसका फास्ट रिवीजन कर पाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो हर टॉपिक में कम से कम 200 आपको वन लाइनर मिल जाएंगे। वन लाइनर कैसा होता है इसको समझ लीजिए। जैसे वन लाइनर ये है ना, भारत की राजधानी कहाँ है, तो डायरेक्ट आंसर आपको दिल्ली मिल जाएगा। इस तरह के सवालों को आप सेल्फ मतलब कि वहाँ पर क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। किसी का आपको वहाँ पे जो है ना बुक की आवश्यकता होगी ना कुछ, मोबाइल पे ही आप रिवीजन करके एग्जाम देने जा सकते हो। तो ये आपके पास तो होना ही चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो हर एक विषय में मैंने जो है अति लघु प्रश्न उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एक लघु एक दीर्घ में। या हर चीज़ में, हर टॉपिक में आपको 50 से 60 आपको मिल जाएगा, कम से कम लघु मिल जाएगा, अति लघु 30 से 40 जो है वो लघु मिल जाएगा, 30 से 40 जो है प्रश्न आपको जो दीर्घ मिल जाएगा। तो इतना प्रश्न आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल छांट करके वहाँ से निकाला गया है। ये सब सवाल तो आपको देख करके ही जाना चाहिए। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा बिल्कुल आसान और सरल है। मार्केट में कठिन भाषा में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको आसान भाषा में मिलेगा ताकि आपको याद हो सके। कम समय में याद होने वाले सटीक ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। ना ज़्यादा लंबा है, ना जाए उसमें को घुमाओ उमाओ करके जो है ज़्यादा लंबा उसको नहीं किया गया है। बिल्कुल अच्छे में और शॉर्ट में आपको वहाँ पे दिया गया है। एग्जाम के लिए परफेक्ट है, रिवीजन के लिए बेस्ट है, नंबर बढ़ाने के लिए भरोसेमंद हथियार है ये। ई बुक लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज कर देना है कि भैया मुझे ई बुक चाहिए, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है लेना, आप लोग लीजिए और उसको रिविज़न कीजिए अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस विद्वान ने किया था उसका नाम बताना है। डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई है। तो किसको दिया गया है ये आपको बतानी है यहाँ पे। तो 1921 वाली जनगणना को। किसको, 1921 वाली जनगणना को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं झूम। क्या बोलते हैं, झूम की कृषि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कोची के पतन अवस्थित है। तो कोची का जो पतन जो होता है ना वो अवस्थित है कहाँ पर, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो कोचीपतन जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर करवा देंगे, ताकि आप देख लीजिए कि कितना आप लोगों ने तैयारी किया है, और जिसको भाई दिक्कत है तो वो हमारे आंसर से भी याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में पढ़ दूंगा फटाफट, उसके बाद सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं सभी आंसर आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें इसको जो है ना आप 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे 7 प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहीं तक 7 नंबर तक। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, भूगर्भिक जल संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बाद मानव भूगोल क्या है ये आपको बतानी है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो ये आपका है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका एक एक लाइन में आपको आंसर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन 7 प्रश्नों का आंसर आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न था हमारा वो था जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना था। तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। प्रति वर्ग मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर दायरे में जितने लोग निवास करते हैं हमारे उस वाली जो जनसंख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। आइए, रोपण कृषि किसे कहते हैं आपको बताना है। बड़े क्षेत्र में एक ही फसल की वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली खेती को रोपण कृषि कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सा क्षेत्र में एक ही फसल का वैज्ञानिक विधि से अगर कोई खेती की जा रही है तो उसको हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल था सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। तो सशक्तिकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सशक्तिकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना सशक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में कहा गया है भूगर्भीय जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे संचित जल को भूगर्भीय जल संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मानव भूगोल क्या है, ये बतानी है आपको। तो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में कहा गया है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। जैसे कि सरकारी कोई चीज़ है, अगर उसको आप फिर प्राइवेट में भेज रहे हो तो उसको निजीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई बस है, ठीक है, मान के चलो कोई बस चल रही है, वही सरकारी बस है, आप क्या करेंगे, इसको कोई प्राइवेट कंपनी को दे देगा, प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से चलाएगी, तो इसी को बोला जाता है निजीकरण, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में सौंपना। आइए इसके बाद है हमारा कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो देखिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य मनुष्य की जो क्या होती है मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है लाइक तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए, ठीक है। और जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको ई बुक लेना होगा, ई बुक लेकर के जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ई बुक वाले भी बच्चे वहीं पे जाएंगे और वहाँ से टीम से बात करेंगे कि मुझे ई बुक चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने 7 सवाल करा दिया। 8वां सवाल देखिए क्या था, मानव विकास के 3 सूचकांक का वर्णन करें, ये भी हम लोग देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम, ये भी सवाल का आंसर हम लोग कर लेंगे। इसके बाद है सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना से किस प्रकार सुगम है, ये भी हम लोग देखेंगे। भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग भू निम्नीकरण का उपकरण सुझाए, ये देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 15 सवालों का आंसर आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो 7वां सवाल हो चुका था, 8वें सवाल की तरफ हम लोग आ चुके हैं कि मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन कीजिए। देखिए मानव विकास के 3 सूचकांक, ठीक है, मानव विकास के 3 प्रमुख सूचकांक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। स्वास्थ्य सूचकांक जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है। शिक्षा सूचकांक साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा के वर्षों के आधार पर आधारित होती है। आय सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। इन तीनों सूचकांकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जिससे किसी देश के लोगों के जीवन स्तर और विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता है। बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई घुमाव पेचीदा नहीं है, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर जनसंख्या को बढ़ाती है, बच्चे पैदा होंगे जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि मृत्यु दर जो उसे घटाती है, मरेंगे तो ऑटोमेटिक ही घटेगा।
प्रवास के अंतर्गत लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शामिल है, यानी कि कोई लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं, वो कलकत्ता चले गए तो यहाँ की जनसंख्या कहाँ चली गई, वहाँ चली गई। ये तीनों घटक किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि या कमी को प्रभावित करती है। अगर कोई अमेरिका जाके बस गया तो उसकी जनसंख्या देश की कम हो गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। देखिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक लचीला और सुलभ है। ये घर से घर तक की सेवा प्रदान करता है। मान के चलो कि कभी कभी देखोगे ना, कोई अपने घर से निकला, बस पे चढ़ा और उसको जहाँ जाना है बस वहीं उतरा, फिर घर में घुस गया। यानी कि एकदम डायरेक्ट डोर टू डोर अगर आप जा सकते हैं तो बस से ही जा सकते हैं। सड़क मार्ग दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुँच जाता है, यानी ऊंचा नीचा रास्ता है तो वहाँ पर भी बस चल जाता है लुढ़क लुढ़क करके। कम दूरी के लिए यह अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। पूछा गया था कि भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर देते हैं। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है, यह श्रम प्रधान है और छोटे जोतों में की जाती है। देखिए, यही ऐसा आंसर और ऐसा लैंग्वेज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप मार्केट में खोज खोज के हार जाइएगा। और यही लैंग्वेज, आसान आसान लैंग्वेज में मैंने ना आप लोगों के लिए ई बुक तैयार किया भाई। जिसको भाई अच्छा से नंबर लाना है, ई बुक ले लीजिएगा हमारा। ठीक है, ई बुक लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए और बात कीजिए टीम से। ठीक है, बात करके नंबर ले लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग थे कहाँ पर, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना था। तो भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है, ये श्रम प्रधान है और छोटे जोतों में की जाती है। ये विधि प्रकार की फसलें, विविध मतलब होता है अलग अलग तरह के फसलें, प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग, परंपरागत कृषि पद्धतियाँ इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बैल के साथ, ट्रैक्टर के साथ, इस तरह से कोई आधुनिक मशीन के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय को समझाइए। देखिए, भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। नियंत्रित चराई, मतलब कि जो चलते हैं ना जानवरों की चराई पर नियंत्रण थोड़ा सा रखना चाहिए। मृदा संरक्षण तकनीक अपनाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जल संरक्षण आवश्यक है। इन उपायों से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताइए। तो कि आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियां रेखीय होती है, वृत्ताकार होती है, आयताकार, अनियमित प्रतिरूप की होती है। इनका विकास स्थलाकृति, जल स्रोत और परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। जब मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है तो इसे मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। प्रारंभिक मानव जीवन इसका एक उदाहरण है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आपसे बोला गया था कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को। कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है जबकि कुछ क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले हैं। इसके पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। भौगोलिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और जल की उपलब्धता प्रमुख है। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उपजाऊ मैदान कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या जो होती है वो सघन होती है। आर्थिक कारकों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं और राजनीतिक स्थिरता शामिल है। इन सभी कारकों को संयुक्त प्रभाव से विश्व में जनसंख्या वितरण निर्धारित होता है। विश्व का जनसंख्या नियंत्रण जो है निर्धारित होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए, चावल जो है वह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसका उत्पादन मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। चावल की खेती के लिए अधिक तापमान, आर्द्र जलवायु और पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान चावल उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपको ये जरूरी नहीं है कि पूरा नाम यहाँ पे लिखना ही है, बंगला एक दो बस लिख दीजिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश लिख करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा राज्य का नाम आप बैठ के लिख रहे हो, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत चावल उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। घरेलू उपभोग के साथ साथ भारत चावल का निर्यात भी करता है। इस प्रकार चावल भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि भारत की सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में
भारत में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर करती है। वर्षा अनियमित और असमान होती है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और बहुफसली कृषि के लिए सिंचाई क्या होता है, जरूरी होता है। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब और बांध। नहरें उत्तरी भारत में अधिक विकसित हैं। दक्षिण भारत में टैंक सिंचाई प्रचलित है। भूजल सिंचाई आज सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे औद्योगिक विकास होता है। आयात से आधुनिक तकनीक और कच्चा माल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, व्यापार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। विकसित देशों का व्यापार अधिक होता है जो उनके आर्थिक विकास को दर्शाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड माना जाता है। तो ये था हमारा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी छात्र ई बुक लेना चाहते हैं, फिर से हम कह रहे हैं, ई बुक लेना चाहते हैं जो भी छात्र, वो हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा। मैसेज करने के बाद वहाँ की इंक्वायरी कीजिएगा कि मुझे ई बुक लेना है, ठीक है। तो आपको आगे का डिटेल वहाँ पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।